गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। कैसे हैं आप सब? गाइस, कल हमने हमारी 12th की क्लास में लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कशन किया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी आज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर आते हैं, ठीक है, विच इज़ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इसी कंटिन्यू है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्वांटा का मीनिंग क्या होता है। QUANTA। क्वांटाइजेशन जो है वो वर्ड क्वांटा से मिलकर के बनता है और क्वांटा का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। चार्ज developed on any body is always an integral multiple of charge of one electron। देखिए ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट है बेटा। क्या कह रहा है? चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? नथिंग बट क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज आप जानते हैं, कल हमने बात की थी कि जो चार्ज है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से स्मॉल चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज जनरेट होता है, चार्ज अगर डेवलप होता है, तो किस सेंस में होता है? इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग क्या है? इंटीग्रल का मतलब है बेटा इन होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स मतलब देखिए अगर किसी बॉडी में चार्ज डेवलप होता है तो उस चार्ज की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय फाइंडिंग दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं उसको हम चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मिनिमम टू मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है ड्यू टू चार्जिंग प्रोसेस? मिनिमम वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो सकता है, एंड देन उसके बाद में अगर ट्रांसमिट होगा तो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे। इसी तरह से 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, क्लियर। बट 2.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप फर्दर फ्रैक्शनाइज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम आगे फर्दर, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते। 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का पॉसिबल ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। 13/12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिट होना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे आप? तो इंटीग्रल का मतलब होता है, ठीक है, होल नंबर। तो यहां से देखिए चार्ज के लिए आपके पास एक रिलेशन बनता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट, क्वांटा का मीनिंग हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग हो गया चार्ज डेवलप ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो हमेशा क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में होगा। और इंटीग्रल का मतलब है यहां पर n, वेयर n इज 1 2 3 4 डैश 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 होल नंबर। एंड E क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.610 टू द पावर -19 कूलम। E जो है यहां पर वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और n जो है आपका वो यहां पर होल नंबर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो ये जो है हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रिलेशन बनता है। प्लस माइनस क्यों अप्लाई किए हैं? क्योंकि बॉडी पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है, डिपेंडेंसी ऑन, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अगर इलेक्ट्रॉन इमिट कर रही है बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। इट इज क्लियर टू यू? आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आया होगा। देखिए फिर इस पर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। आपके इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनना शुरू होती हैं वो यहीं से बनना शुरू होती है। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपका, ठीक है, इस पर आता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। किस तरह का आता है देखते हैं हम। देखिए ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखिए बेटा। जैसे सपोज number of electrons transferred from 1 coulomb charge body, 1 coulomb charge body, किसी बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप हुआ है, 1 कूलम। कितना चार्ज डेवलप हुआ है, 1 कूलम। तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए होंगे ये पूछा है आपसे। इसमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की गई है बेटा, ध्यान रखिएगा। बॉडी पर चार्ज डेवलप हुआ है 1 कूलम, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि दोनों चार्ज डेवलप करने में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आइदर इमिशन और गेन। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट, किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड करने पड़ेंगे, उसकी बात यहां से आपसे पूछी गई है। तो यहां पर सिंपली जो हमारा रिलेशन आएगा वो यही आएगा बेटा कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला रिलेशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां से आपको n फाइंड करना है ना। क्या करना है, यहाँ n फाइंड करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 और E की वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर -19। दोनों की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू लगभग ये वैल्यू आपके पास में अप्रॉक्स 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 आ जाती है बेटा। 6.25 10 टू दी पावर 18, मतलब जब आप 10 टू दी पावर 18 मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट कर देंगे किसी बॉडी से, ठीक है ना, तो उस बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, 1 कूलम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred from 9 microcoulomb charge body। क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम 9 microcoulomb charge body। also tell what will be the effect on mass of the body। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम, माइनस लिख लेते हैं यहां पर, नेगेटिव, -9 माइक्रोकुलम चार्ज बॉडी। ठीक है, अगर किसी बॉडी को हमने कितना चार्ज दिया है, -9 माइक्रोकुलम, किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप हुआ है, तो उस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हुए होंगे, और साथ ही साथ बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी कर देते हैं। मैं वैल्यू जो है माइक्रोकुलम, 9 माइक्रोकुलम की जगह यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं बेटा। 9 की जगह हम कर लेते हैं -3.2 माइक्रोकुलम। ओके, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोबारा से Q इज इक्वल्स टू NE रिलेशन होगा हमारे पास। Q इज इक्वल्स टू NE से आपको N डिटरमाइन करना है, तो Q बाय E हो जाएगा। Q की वैल्यू 3.2 माइक्रो का मतलब बताया था मैंने आपको 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए
कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो ये 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर +19। बात समझ आ रही है? 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर +19, तो आपके पास में n की वैल्यू अप्रॉक्स 10 टू द पावर 13 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 10 टू द पावर 13। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे हैं बॉडी से। अब बॉडी पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। बॉडी पर चार्ज जो है वो किस तरह का है? बॉडी पर चार्ज जो है वो किस तरह का है? वो नेगेटिव चार्ज है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना? हाँ, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से व्हाट विल बी द इफेक्ट? ये तो आपका ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट की बात करें तो मास ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। बॉडी का मास जो है वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, है ना? हमने कल बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव चार्ज हो रहा है ना, इसका मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, तो उसका मास श्योरली क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितना होगा? मास इंक्रीज होगा, कितना होगा? उसका रिलेशन डेल्टा एम इज इक्वल टू एन एम ई। अगर आपको याद हो, हमने प्रॉपर्टीज में लिखा है, ठीक है? डेल्टा एम इज इक्वल टू एन एम ई। क्या हो जाएगा यहां से? डेल्टा एम इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 10 टू द पावर 13 इंटू 9.1 10 टू द पावर -31 kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? सॉल्व करेंगे, आपके पास में चेंज इन मास या इंक्रीमेंट इन मास जो है वो फाइंड हो जाएगा। दिस कुड बी आवर फाइनल आंसर। समझ में आएगा बेटा? इस तरह से जो है सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड या किसी बॉडी पर डेवलप चार्ज की वैल्यू जो है वो पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आइए इसमें क्वेश्चन what will be the value of positive and negative charge develop on 100 grams H2O। 100 grams H2O, ठीक है ना? 100 what will be the value of positive and negative charge develop on 100 ग्राम H2O? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 100 ग्राम ऑफ H2O है आपके पास। H2O का मीनिंग क्या होता है? वाटर। उसमें कितना जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है या प्रेजेंट होगा, आपको वो पता लगाना है, ठीक है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? प्रेजेंट लिख देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेवलप नहीं लिखें, प्रेजेंट लिख लेते हैं इसको, ठीक है? प्रेजेंट कितना प्रेजेंट होगा? तो देखिए, क्वेश्चन जो होगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज फाइंड करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे यहां पर n की रिक्वायरमेंट आएगी। किसकी रिक्वायरमेंट आएगी बेटा? n। n इज व्हाट? नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? प्रेजेंट इन दी 100 ग्राम H2O। अब 100 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो आपको पता करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए, सॉरी, 1 मोल H2O having Na Avogadro's number। 1 मोल H2O, ये तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। 1 मोल H2O having Na H2O molecules। क्या मैं कह सकता हूं इसको ऐसे? 1 मोल H2O में, 1 मोल H2O में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? Na के इक्वल होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होंगे। 1 मोल H2O की जो वेट होगा वो कितना होगा? टोटल एटॉमिक वेट देखिए इसका कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 8O 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, मीन्स 18। देयरफॉर 18 ग्राम्स, 18 क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका, ठीक है, H2O का।
18 grams H2O इज इक्वल टू Na। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 18 ग्राम H2O में जो H2O मॉलिक्यूल्स है वो कितने होंगे बेटा, Na के इक्वल होंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर 1 ग्राम H2O में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स Na बाय 18, 1 ग्राम H2O में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na बाय 18। देयरफॉर 100 ग्राम H2O, 100 ग्राम ऑफ H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके Na बाय 18 इंटू 100, Na बाय 18 इंटू 100। हंड्रेड ग्राम्स ऑफ H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे आपके Na बाय 18 इंटू 100। ये समझ में आई बात। यहां पर ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे 100 ग्राम ऑफ H2O में, ठीक है, इट इज Na बाय 100। क्लियर है, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। अप्रॉक्स ये हो जाएगा आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा बेटा 18, 9 बाय 50, 9 बाय 50 तो कुछ 5 टाइम्स अप्रॉक्स चला जाएगा ये। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? देखिए आगे इसका डिस्कशन करते हैं। तो 100 ग्राम्स ऑफ H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, Na बाय 18 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फर्दर कैंसल आउट कर दीजिए, 50 ये हो गया 9 टाइम्स, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, हाँ तो ये कुछ 5 और 9.6 अप्रॉक्स आ जाएगा आपके पास में, सॉरी 5.6, तो 5.6 Na मैं लिख लेता हूँ, या अप्रॉक्स 5 Na लिख लेते हैं हम, 5 Na अप्रॉक्सीमेटली। इस वैल्यू को हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि ये कितनी होगी, 5 Na होगी, सपोज 9 5 ज़ा 45 होता है इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए कि 5 Na, 5 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल यहाँ पर क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। नाउ इन आगे फर्दर बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने होंगे, ये इन दोनों के एटॉमिक नंबर से पता लगेगा आपको। H के 2 मॉलिक्यूल्स है, एक H में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, हाँ 1H1, तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर 8 और 2 कितने हो गए, 10। ये समझ में आ रही बात बेटा? दोनों के एटॉमिक नंबर से, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 + 1 2, और इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 + 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए गाइस, 10 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। तो देखिए इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स आर 10। देयरफॉर इन 5 Na H2O molecule, 5 NaH2O molecule, number of electrons present, अगर एक H2O में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो 5 Na मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे गाइस, ये हो जाएंगे आपके 5 Na इंटू 10, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो ये वैल्यू क्या बनती है, 50 Na बन जाती है। ये वैल्यू आपकी बन जाती है 50 Na। ये समझ में आया आपको? ये आपके पास में आ गया है क्या, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स H2O। ये वैल्यू क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स H2O। 100 ग्राम H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, 50 Na। अब आपको अगर चार्ज फाइंड करना है फर्दर, तो चार्ज क्या हो जाएगा, अब आप ये फॉर्मूला लगाइए चार्ज, बॉडी पर चार्ज डेवलप करने का, Q = Ne। तो यहाँ पर N की वैल्यू पुट करेंगे 50 Na इंटू 1.6 10⁻⁻19 कुलम, आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। और मैंने आपको बताया है कि Na इंटू 1.6 10⁻⁻19 कुलम, बेटा ये फैराडे के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, फैराडे के इक्वल होता है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन
1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, Na। आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 50 फैराडे। क्या आंसर आएगा, 50 फैराडे। आई होप देखिए आपको समझ में आया होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इन 100 ग्राम्स ऑफ H2O, ये क्वेश्चन है आपका। मैंने क्या कहा, आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो Q इज इक्वल्स टू Na से करेंगे, हम Na से करेंगे, वेयर N इज व्हाट, N आपको फाइंड करना पड़ेगा। 1 मोल H2O में एवोगाड्रो नंबर्स के इक्वल H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, मतलब इक्वल टू 1 मोल हो गया। जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इज इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। तो 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na। सिमिलरली 100 ग्राम H2O में मॉलिक्यूल्स Na बाय 18, सॉरी 1 ग्राम H2O में मॉलिक्यूल्स Na बाय 18, तो 100 ग्राम ऑफ H2O में मॉलिक्यूल्स हो गए आपके 5 Na। तो 100 ग्राम ऑफ H2O में नंबर ऑफ 100 ग्राम्स क्वांटिटी में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, और एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 5 NaH2O मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 50 Na। 50 Na को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज से, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। इतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा इस पर और इतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। देख लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, ओके। चलिए, तो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो आती है, ठीक है, एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, टोटल चार्ज डेवलप ऑन एनी सिस्टम is always an integral multiple of charge, total charge developed on any system is always algebraic sum of all the charges। देखिए, एडिशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ये होता है, देखिए क्या कह रहा है, टोटल चार्ज डेवलप ऑन एनी सिस्टम इज ऑलवेज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। क्लियर, ऑल द चार्जेस का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि आपका कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पर अलग अलग नेचर और अलग अलग मैग्नीट्यूड के चार्जेस जो है वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि +1 माइक्रोकुलाम, +5 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, -1 या -8 माइक्रोकुलाम, +6 माइक्रोकुलाम। इस तरह से अलग अलग मैग्नीट्यूड और नेचर के चार्ज डेवलप हैं। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज यहां पर क्या हो सकता है बेटा, नेट चार्ज हो जाएगा, सभी को क्या कर दीजिए, सबका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए साइन के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था दैट चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें चार्जेस को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉस का यूज जो है वो नहीं होता, सिंपली इनके साइंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगी बेटा वैल्यू, +1 माइक्रोकुलाम, +5 माइक्रोकुलाम, +6 माइक्रोकुलाम, -2 माइक्रोकुलाम, -8 माइक्रोकुलाम। क्या वैल्यू हो जाएगी, 6, 7 + 5 +12 माइक्रोकुलाम, -10 माइक्रोकुलाम। आपके पास में नेट चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, +2 माइक्रोकुलाम। दैट्स इट, इतनी सी बात है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ चार्जेस। टोटल चार्ज जितना भी डेवलप होता है किसी सिस्टम पर वो हमेशा ऑल द चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, सभी चार्जेस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। आई होप आपको ये चीज बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी क्या होती हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की टोटल प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, सारी प्रॉपर्टीज हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग पर चलते हैं हम, जो कि है नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। देखिए, मेथड ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग आ रही है यहां पर, वो आ रही है मेथड ऑफ चार्जिंग।
मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी को चार्ज किन किन तरीकों से किया जा सकता है। उसमें से एक मेथड तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, विच इज फ्रिक्शन। सबसे बेसिक मेथड जो है किसी बॉडी को चार्ज करने का गाइस, वो कौन सा है, हम जानते हैं फ्रिक्शन। जब हम दो बॉडीज को, दो मैटर बॉडीज को या दो एटम्स को आपस में नियर बाय ला करके क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है, इन पर चार्ज जो है वो डेवलप हो सकता है। इसी तरह से फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग बट नॉट द ओनली मेथड ऑफ चार्जिंग। फ्रिक्शन जो है वो चार्जिंग का एक मेथड है, बट केवल और केवल वो मेथड ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम बात करते हैं इस पर। देर आर थ्री मेथड्स, ठीक है, देर आर बेसिकली थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यहां पर हमें थ्री मेथड्स बताए गए हैं चार्जिंग के, क्या बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रिक्शन, second one is conduction, and third is induction. Your third method is induction. Friction, conduction and induction. One by one हम तीनों पर बात करेंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले फ्रिक्शन पर ही डिस्कशन करते हैं। ये तीन मेथड्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें सबसे पहला दोबारा मैं क्या कर रहा हूं, फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करता हूं। फर्स्ट मेथड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी एक दो लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। when two bodies rub with each other, when two bodies rub with each other against friction, then electrons always transferred from one body, or electrons transferred from electrons transferred from body of low work function to high work function, low work function to high work function. As a result, both the rubberer and rubbed bodies acquire equal magnitude but opposite nature of charge. देखिए, अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो कुछ इसी तरह से बात करेंगे। थोड़ा सा तिरछा चला गया है, बट डजंट मैटर, हमें तो सिर्फ डेफिनेशन से मीनिंग है। व्हेन टू बॉडीज रब्ड विद ईच अदर अगेंस्ट फ्रिक्शन, जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन, देन इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ लो वर्क फंक्शन। देखिए यहां पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन, ठीक है। As a result, both the rubberer and rubbed bodies acquire equal magnitude but opposite nature of charge. वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम इसे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और वर्क फंक्शन का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एटम से
कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसे हम बोलते हैं लो वर्क फंक्शन बॉडी। जिस एटम को, दोनों में से कोई एक एटम होगा जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होने के लिए, तो वो बॉडी कहलाएगी लो वर्क फंक्शन बॉडी। और जिस इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए, वो बॉडी कहलाएगी हाई वर्क फंक्शन बॉडी। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो ये लो वर्क फंक्शन बॉडी से हाई वर्क फंक्शन बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। एज अ रिजल्ट बोथ रबरर एंड रब्ड बॉडीज एक्वायर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। दोनों ही रबरर का मतलब जो बॉडी रब कर रही है, और रब्ड का मतलब जो रब हो रही है, दोनों पर ही क्या हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है? फ्रिक्शन, ये आपका फ्रिक्शन सिंपल फ्रिक्शन मेथड हो जाएगा। डेफिनेशन इनफ है इसके लिए। इसका जो मेथड है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? किस तरह से होता है बताया भी था मैंने आपको, यहां पर देख लीजिए दोबारा। सपोज कीजिए ये आपके दो एटम्स हैं, ठीक है। एक एटम है जिसका ये पॉजिटिव सेंटर है, न्यूक्लियस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी है पॉजिटिव, इसके आसपास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या करते हैं, दोनों बॉडीज को आपस में रब करते हैं, तो किसी एक बॉडी से, लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हाई वर्क फंक्शन वाली बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उस पर एज अ रिजल्ट क्या डेवलप हो जाएगा, एज अ रिजल्ट डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू आप Q इज इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो जाएंगे उस पर क्या जनरेट हो जाएगा, एज अ रिजल्ट नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिकली फ्रिक्शन से पॉसिबल होता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड। सेकेंड मेथड इज व्हाट, कंडक्शन। सेकेंड मेथड जो आता है यहां पर आपका, वो आता है कंडक्शन। कंडक्शन, देखिए कंडक्शन का मतलब क्या होता है, कंडक्शन में बॉडी कैसे चार्ज होती है, व्हेन एनी न्यूट्रल और partially charged body, neutral or partially charged body is kept in physical contact with another charged body, then charge always flow from high potential body to low potential body, from high potential body to low potential body। ठीक है, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। ठीक है, when up until potential of both bodies becomes equal, देखिए कंडक्शन की जो थ्योरी है वो ये है, क्या कह रहा है, जब आप किन्हीं भी दो बॉडीज को व्हेन अ न्यूट्रल और पार्शियली चार्ज, ठीक है, या तो बॉडी आपकी न्यूट्रल हो, न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज ना हो, या फिर पार्शियली चार्ज हो, पार्शियली चार्ज का मतलब इस पर कुछ पर्टिकुलर चार्ज पहले से मौजूद हो, इज केप्ट इन फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब क्या होगा, बिल्कुल टच करवा दिया जाए किसी अनदर चार्ज बॉडी के साथ में। इसको क्या करवा दिया जाए, टच करवा दिया जाए किसी अनदर चार्ज बॉडी के साथ में। तो द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी। चार्ज की हमेशा टेंडेंसी होती है बेटा, हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी में चार्ज जो है वो क्या होता है, ठीक है, फ्लो होता है।
पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आप 10th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 12th में हम पढ़ेंगे हमारे 3rd चैप्टर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला एंड पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर आएगा आपके पास में। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, और कब तक होता रहता है, जब तक दोनों बॉडीज के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि अगर ज्यादा चार्ज हो गया तो दूसरी बॉडी का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, तो फिर इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज डेवलप होगा, फिर अगर इसका पोटेंशियल हाई हो गया तो दोबारा से इससे इस बॉडी में चार्ज डेवलप हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज कब तक होती रहेगी, जब तक दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। कैसे, इस तरह से देखिए, सपोज कीजिए ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी आपकी कोई चार्ज बॉडी है जिस पर क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, कुछ पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं इस बॉडी को क्या करता हूं बेटा, इस बॉडी को एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर देता हूं, एक दूसरी बॉडी से क्या करते हैं हम, कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट कर देते हैं, थ्रू अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, थ्रू अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। मतलब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कैसा है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कोई वायर पॉसिबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन हम यहां पर मान के चल रहे हैं। यहां पर वायर के रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, आप ये मान के चलेगा। तो ये बॉडी पॉजिटिव है और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। जैसे ही मैंने इनको दो एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरफ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे इस बॉडी पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्वायर होना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्वायर होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस। क्यों होता है ऐसा, देखिए अगर मान लीजिए ये बॉडी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, श्योर एंड श्योर। अगर ये बॉडी आपकी कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। और ये बॉडी जो कि पहले क्या थी, ठीक है, नेगेटिव न्यूट्रल थी। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, ना तो इसके पास डेफिशिएंसी है और ना ही एफिशिएंसी है। मतलब ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी से बेटर कंडीशन में, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वाली बॉडी क्या करेगी बेटा, इसको अट्रैक्ट, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी और कर भी लेगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसको भी अपनी न्यूट्रलिटी स्टेट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टेट को अचीव करना होता है। तो इस वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो एक्चुअल में दिख तो हमें ये रहा है कि यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रांसमिट हो रहा है, बट होगा क्या, सपोज कर लीजिए इस बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू है वो है 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसमिट हो गया, इसने खींच लिया। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गया तो इस बॉडी पर क्या जनरेट हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां जा चुका है। अब यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो इसने क्या कर दिया, इसने यहां पर यह कर दिया कि अब यहां पर जो चार्ज की वैल्यू रह गई, ठीक है, या चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रह गई, वो 1 से डिक्रीज हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसमिट हो चुका है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है वो रह गई +9e, और यहां पर एक चार्ज जनरेट हो गया। टोटल चार्ज सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए चार्जेस जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, कम ज्यादा हो सकते हैं दोनों बॉडीज में, बट टोटल चार्ज जो है वो सिस्टम का आपका चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। सपोज कीजिए इसने फिर, और अभी भी इसका पोटेंशियल हाई है, इसके पास में हाई कैपेबिलिटी है अट्रैक्ट करने की, तो इसने इसको और अट्रैक्ट किया और एक और इलेक्ट्रॉन, माने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गए तो अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी डेफिशिएंसी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके पास में कितनी डेफिशिएंसी हो गई, इसके पास जो डेफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट हो रहे हैं इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, वेयर एज इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल या दोनों के चार्जेस सेम नहीं हो जाते। मेरी बात क्लियर है आपको। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। चलिए दी अबाउ 2 मेथड्स, हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं। दी अबाउ 2 मेथड्स, above 2 methods
कौन से? पहला आपका फ्रिक्शन और दूसरा कंडक्शन। बोथ आर permanent process of charging। ये ध्यान रखिएगा बेटा, दोनों ही जो दो मेथड्स हैं आपके, फ्रिक्शन और कंडक्शन, ये दोनों कैसे मेथड्स हैं? परमानेंट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। इनसे अगर आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो बॉडी परमानेंटली क्या हो जाएगी बेटा? चार्ज हो जाएगी। क्लियर? और दूसरी चीज ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन के अंदर जब चार्ज डेवलप होता है तो दोनों बॉडीज पर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। कैसा? एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो दूसरी बॉडी सेम अमाउंट से नेगेटिव चार्ज हो जाती है, हमने देख रखा है। वेयरएज कंडक्शन के अंदर क्या सीन होगा? कंडक्शन के अंदर दो बॉडीज में जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से दोनों बॉडीज पर जो चार्ज डेवलप होगा वो सेम नेचर का होगा। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट नेचर क्या होगा? सेम होगा। अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे भी क्या करेगी? पॉजिटिवली चार्ज करेगी। ये बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इस बॉडी को भी क्या कर देगी? नेगेटिव चार्ज कर देगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर है? तो ये आपके क्या हो गए? फर्स्ट टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गए, ठीक है। थर्ड मेथड जो आपका बचता है वो बचता है इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक आज के लिए यहां तक ही इनफ है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।